नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे। फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार हम लोगों ने जो बातें की थी वो था चैप्टर नंबर 3, ये यूनिट 2 का पार्ट था और इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 15 नंबर की बातें कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए हैं। ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का और यहाँ पर हम इस चैप्टर का पहला वीडियो है और यहाँ हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। एक बार हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, ब्लूप्रिंट का डिस्कशन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो जो वाइट बैकग्राउंड था वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा बता दूँ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से यूनिट 3 के 2 हिस्से हैं। यूनिट 3 के 2 हिस्से हैं। पहला है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां पर जो है इस चैप्टर में हम जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और उसके बाद में अर्थ मैग्नेटिज्म भी यहीं डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर तो आपको मैं जो है पढ़ाने वाला ही हूँ। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 ये यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आता है। आपके पास में सिलेबस कॉपी है, प्लीज़ रेफर टू इट, या फिर कम्युनिटी पोस्ट जो पेज आता है उसमें मैं ये चीज़ जो है आज अपलोड कर दूंगा। अब अगली बात क्या है कि यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। टोटल यूनिट 3 को 8 नंबर मिले हैं और इस 8 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का आएगा। अब आप सोचिए कि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ये कैसा आने वाला है। हो सकता है न्यूमेरिकल पूछे, हो सकता है कि कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन हो, लेकिन ये बात समझ के रखिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हमेशा डेरिवेशन होने वाला है। अब ये डेरिवेशन में हमारे पास में कौन कौन से डेरिवेशंस हैं और उनमें से किसको किसको इम्पोर्टेंस देना है, ये तो आप चैप्टर आगे देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन है और इनमें से आज जो है हम यूनिट नंबर 4 चालू कर रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सीरीज़ है। मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो वो जो 20 घंटे में आपकी स्कूल में जो है ये एक चैप्टर जो है ख़त्म करने की क्लास होती थी वो नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। हम इसी स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और आज का जो है हमारा सबसे पहला मैटर देखिए। यहाँ पर जो है अब आपको क्या समझ में आएगा कि आपकी बुक में हो सकता है सीक्वेंस कुछ अलग हो। मैं इस बात को मानता हूँ कि एनसीईआरटी की आपकी बुक है या आप एचसी वर्मा रेफ़र कर रहे हैं, इन सारी जगहों पे ये सीक्वेंस जो है हो सकता है कि आपको कोई सा पहले और कोई सा बाद में नज़र आए, लेकिन एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग फिट करने के लिए हर एक टीचर की एक डिलीवरी का तरीका होता है। मेरे तरीके के हिसाब से मैं पहले ये पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए ये बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्पेस अराउंड अ मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक फील्ड को अब जो है यहाँ पर दूसरे किसी मैग्नेट के प्रेजेंस में उसको जो है अपने सोर्स मैग्नेट का जो है पता चल जाता है या उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है। फिर से एक मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पर किसी दूसरे मैग्नेट को उसके प्रेजेंस का पता फोर्स के कारण चल जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इस बार यूज़ करने वाले हैं चार्ज। तो अब जो है बायो-सेवर्ट्स लॉ, आप अगर ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये सारी चीज़ें फॉलो ऑन इसके बाद में हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अब आप समझिए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी ये बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की इसकी जो है इंटेंसिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम उस फील्ड के कारण एक चार्ज ले लेंगे Q और इस Q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये मेजर कर लेंगे। ज़्यादा फोर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था, कम फोर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम था। अब ये जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप फोर्स आप चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब
आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते जाओगे तो फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। और F इज इक्वल टू वी साइन थीटा, F इज प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। मतलब अब यहाँ पर ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी किसकी है? ये चार्ज की वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, चार्ज अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप खड़ा रहा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसको मूव करना पड़ेगा। और मूव करने के साथ साथ वो केवल मूव करेगा, इससे जो है डिपेंड नहीं करता। v साइन थीटा मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का भी असर पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने मिलाई तो हमको क्या मिला? F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा है कि वी बी साइन थीटा अगर आ रहा है तो हम v, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, q एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन v और b दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं q v क्रॉस b। और इस तरीके से हमको यहाँ पर फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो अब जो है हमको क्या मिला? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको जो है अब किसको हमको नापना, किसको है? मैग्नेटिक फील्ड को नापना है। तो इसको नापने के लिए एक यूनिट है हमारा टेस्ला, ऐसा यूनिट है। उसी को अगर जो है हम दूसरे तरीके से बोलें तो वेबर मीटर स्क्वायर उसकी ऐसा यूनिट है। और CGS यूनिट में गॉस जो है ये हमारे पास है। अगर यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछना होता तो मैं आपसे पूछता कि टेस्ला और वेबर के बीच में, टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशनशिप बताइए। आपके पास में ये क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताओ कि टेस्ला और गॉस के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए लेफ्ट हैंड मैंने निकाला, आप भी निकालिए और आगे रख के ऐसे ऐसे पकड़िए जैसे गन आप पॉइंट कर रहे हैं और बोलिए FBI। आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। FBI अमेरिका की पुलिस है। तो FBI ऐसा करने के बाद में आप देखिए ये है फोर्स F, ये है B मैग्नेटिक फील्ड और ये है I करंट। तो अब यहाँ देखिए FBI, यहाँ B अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा होता है तब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जब वो बाहर आ रहा होता है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ FBI का मतलब है यहाँ फोर्स है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तार ले लो, इस तार में थोड़ा करंट बहा दो जिसको I बोल देंगे, और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वो तार अपने आप F फोर्स से ऊपर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, उठने लगेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा जादू दिखाए कि वो बिना किसी कनेक्शन के ऊपर उठता जा रहा है तो चेक करो कि उसमें करंट बह रहा है कि नहीं। ठीक है, तो FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया है। और इससे हमको पता चलता है कि किसी कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है या किसी कंडक्टर को कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि लॉरेंस फोर्स क्या है। भाई देखिए क्या है कि जब भी हम किसी चार्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चार्ज अगर दूसरे चार्ज के पास में है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर चार्ज दूसरे चार्ज के पास में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर चार्ज मूव भी कर रहा है, अगर चार्ज जो है रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रुका हुआ चार्ज हो, अगर मूव कर रहा हुआ चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, उसके ऊपर दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाएगा ही। लेकिन अगर ये मूव करता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और ये दोनों फोर्स जो है दोनों मिला के अब आपको जो है लॉरेंस फोर्स यानी कि टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो लॉरेंस ने इसके बारे में बताया था, इसलिए ये लॉरेंस फोर्स है। टोटल नेट फोर्स ऑन एनी मूविंग चार्ज इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू QE। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है, F इज इक्वल टू QE। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा नेट फोर्स F नेट, और F नेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q को हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ ले लेते हैं E प्लस और यहाँ पर हो जाएगा V क्रॉस B। ये ही लॉरेंस फोर्स है। देखिए क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से जो है इसी चैप्टर को अप्रोच करते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं
कि ये जो पूरा कंसेप्ट है लॉरेंस फोर्स बहुत ही हैक्टिक या बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द वाली चीज़ हमको नज़र आने लगती है अगर उसको हम सिंपल तरीके से डील करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैंने पहले लॉरेंस फोर्स बता दिया, पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दिया, ताकि आप लोगों को फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन मत हो। चलिए आगे क्या बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि एक लाइव वायर है, उसके ऊपर जो है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अब एक लाइव वायर है, तो ये लाइव वायर के ऊपर जो है हमको तो पता है कि यहाँ पर करंट बह रहा होगा I, और इसलिए जो है यहाँ पर कितना फोर्स लगना चाहिए। तो I के बाद में तो हमको करंट के बारे में नहीं पता है ना भाई, हम लोगों को तो Q और V क्रॉस B के बारे में पता है। तो अब हमको यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है एक पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रीम है या नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से V वेलोसिटी से इधर जाएंगे और उसके कारण जो है क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो चीज़ें बातें की हैं उसके बारे में थोड़ा सोचो। तो हम लोगों को पता था I इज इक्वल टू NE माइनस NEA VD। ठीक है, अब ये VD क्या है, ये VD ही तो V है, जिस वेलोसिटी से चार्ज आगे बढ़ रहा है, ये वही वाला जो है V है। दूसरी चीज़ क्या है NEA। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं I और इसमें जो है L को मल्टीप्लाई कर दूं, I इंटू L मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा NE और A इंटू L। और जब भी हमको NEA इंटू L, तो इसको बोल सकते हैं NE, और ये वॉल्यूम वाला V हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये नंबर ऑफ मतलब टोटल वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल चार्ज NE, और ये NE क्या हो गया, ये ही तो हमारा Q बनेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये है स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज। E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। L क्या है, लिया हम लोगों ने लेंथ ऑफ द वायर। अब हम जो है NEAL, तो AL को मिला के हम लोगों ने वॉल्यूम बना दिया, और वॉल्यूम को अगर हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और उसको E से मल्टीप्लाई किया मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, Q मतलब टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। तो यहाँ से Q कैसे मिला आपको समझ में आया। अब इसमें ये जो VD था उसी को हम लोगों ने वेलोसिटी बना दिया, तो यहाँ पर VD ये देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये VD भी आ गया। अब इसमें अगर हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमको इमीडिएटली फोर्स मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने IL देखा, IL क्या है, करंट इनटू लेंथ, और इसकी वैल्यू हो गई NEAVDL। तो हमको जो है अब फोर्स कैसे मिलेगा, तो भाई यहाँ पर जो है L एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो I इंटू L क्रॉस B, और L जो है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ है इसलिए, और B क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए। तो फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई IL इंटू B, और ILB साइन थीटा, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे टीचर्स या कोई दूसरा इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको बताएगा, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत आसान था। बस आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पिछले चैप्टर का कंसेप्ट याद रहे, और अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, एक बार और रिवीजन मारेंगे। मेरा वीडियो 3.1 उस वीडियो में आपको ये डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर से अगर I करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर का लेंथ जो है L हो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B हो जिसके बीच में एंगल थीटा हो, तो हम किसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, उस वायर ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, हम लोगों को पता है कि एक हमारे पास में सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास में स्मॉल q। अब इन दोनों के बीच में अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया था, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो है कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है भैया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया, तो F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट होता है क्या है, यही तो परमिटिविटी है। और ये क्या बताती है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगेगा
तो वो फोर्स जो है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कि ये दोनों चार्ज जो है वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका साइन क्या है। दूसरी बात, इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा, जितना बढ़ाते जाओगे फोर्स जो है उतना बढ़ते जाएगा, या डिस्टेंस कम करोगे फोर्स कम होते जाएगा। लेकिन अगर मैं चार्जेस भी फिक्स कर दूं और उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स कर दूं और बीच की जगह में अगर मैं मटेरियल चेंज करने की सोचूं, अगर मैं बीच में ग्लास भर दूं, अगर मैं बीच में लकड़ी डाल दूं, अगर मैं बीच में जो है फेल्सफार, सिलिका, कोई भी चीज़ डाल दूं, तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स का अमाउंट भी कम या ज़्यादा होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अब जैसे कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, उसी तरीके से मीडियम जो है क्या इफेक्ट डालता है, इसके लिए हमारे पास में मैग्नेटिक परमिटिविटी भी है। मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी ना हो करके यहाँ पर क्या होना चाहिए? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको रेक्टिफाई कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अब देखो कि मैंने कुछ सिलेंड्रिकल पीसेस लिए, एक लिया लकड़ी का, दूसरा लिया कॉपर का, ठीक है, तीसरा लिया लोहे का, और कोई मटेरियल, चलो ठीक है 3 मटेरियल देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब जो है मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, कहाँ, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा और यहाँ पर दूसरा मैग्नेट रखा, तो इन दोनों के बीच में जो है जो मैग्नेटिक फोर्स दिखाई देगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है और बीच का मटेरियल क्या है। अब ये बीच का मटेरियल क्या बताता है हमको? बीच का मटेरियल हमको बताता है कि इसके अंदर से कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो करके गुजरती हैं। अगर जो है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी आसानी से अंदर से गुजर सकती हैं, तो फिर जो है यहाँ पर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। अगर ये मटेरियल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने नहीं देगा, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, अब आप उसके बारे में सोचो भाई, कितनी आसानी से आप जो है भारत से पाकिस्तान जो है अपनी कार लेके घूम सकते हो? बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी कश्मीर घूम के आए तो वहाँ पर ऐसी एक सिचुएशन थी जहाँ आप अपनी गाड़ी से जाएंगे और अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे और उसके आगे की जगह घूमने के लिए आपको उन्हीं की गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। जो मटेरियल जितनी आसानी से अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस होने देगा, वो उसके बीच में उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो लकड़ी में, ग्लास में, रबर में, इन सारी चीज़ों में जो है अलग अलग परमिएबिलिटी हो सकती है। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट द मैटर, या फिर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अक्वायर मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के पास में चुंबक लाओगे, आप एल्यूमिनियम का एक पीस लाओ और उसके सामने चुंबक रखो, क्या एल्यूमिनियम चिपक जाता है? नहीं चिपकता। लेकिन आप लोहे के पास में एल्यूमिनियम लाओ, बिल्कुल चिपक, लोहे के पास में मैग्नेट लाओ, वो बिल्कुल चिपक जाता है। तो यहाँ पर ये मटेरियल जो मैग्नेट के प्रेजेंस में कितना जल्दी खुद मैग्नेटिक हो जाता है, इस बारे में भी कौन बताता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए जो कांस्टेंट है वो क्या है? म्यू नॉट, इसको म्यू बोलते हैं भाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7। अब ये वैल्यू दोनों जो है हमको याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या था, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10 टू द पावर 9। और हम लोगों ने क्या किया, एप्सिलॉन को बाहर लाया तो इसको नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ और 4 पाई × 9 × 10 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन के बराबर। जैसे अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम क्या देखते हैं, देखो मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/4 पाई × 9 × 10 टू द पावर 9। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई × 10 टू द पावर -7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। 1/4 पाई × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9 × 4 पाई × 10 टू द पावर -7।
अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो चीज़ें कटेंगी हम कटाएंगे, ये 4 पाई, ये 4 पाई गया, यहाँ देखो 10⁻9 है, यहाँ -7 है, तो ये जो है ऊपर जाके क्या हो सकता है, ये ऊपर जा, अच्छा उसको नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 9 + 17, मतलब भाई ये आपको फॉर्मूला याद है ना, a पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर m, और इसको यूज़ करेंगे तो ये -7 है वो नीचे आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m + n, और इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻18। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 16 हो जाएगा, 16, तो 10⁻16, और ये जो है हम 3 इंटू 10⁸ कर देंगे इसको, ये 8 और पूरे का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 3 इंटू 10⁸ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/c² आता है, या c² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये जो क्वांटिटी है इसको हम बहुत आगे जो है जाके बहुत साल तक, मतलब कहाँ, कम से कम 25, 30, 35 साल तक इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस इतना हाई रहा कि हर एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में ये इक्वेशन हमको दिखाई देता ही था। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस हुए वो भी इसको यूज़ करके फेमस हुए थे। तो इसका मतलब इसको सीखना, जानना और याद रखना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम क्या देख रहे हैं, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई हम लोगों ने अभी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखा। अब यहाँ पर जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे ये एक चार्ज क्यू के मोशन का जो है की कहानी है। इसको इधर वापस घुमा के लाओ तो हमको यहाँ पर ऐसा एरो दिखाई दे रहा है। अब देखना इस एरो के बारे में हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमको ये हमारा बी है और ये हमारा बी है, तो बी तो अंदर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी के लिए देखो अभी ये वेलोसिटी ऊपर आ रही है, तो जो है हमको फोर्स किधर दिखाई दे रहा है, फोर्स हमको दिखाई दे रहा है अंदर, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमको क्या नज़र आता है, अभी भी बी तो अंदर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी, ये वाला जो है हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नीचे आ रही है, फोर्स किधर लग रहा है, अंदर। और इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरी गोलाई घूमने के बाद भी हमेशा फोर्स किधर है, अंदर है। ये अंदर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं भैया, क्लास 11th का जो है ये डिस्कशन है। अंदर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल और बाहर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े को सुखाने के लिए हम करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। और जब आप पानी के बाल्टी के अंदर जो है निरमा घोलते समय या डिटर्जेंट पाउडर घोलते समय वो पूल जो पडल अंदर देखते हैं अंदर घुसता हुआ, वो क्या है, सेंट्रीपिटल है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब आप फिर से सोचिए कि वेलोसिटी ऐसे जा रही है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाता हूँ तो इससे क्या मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा कर पाऊँगा? भाई इस फोर्स का कोई सा भी कॉम्पोनेंट अलोंग द वेलोसिटी हमको नहीं मिलता। मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है और फोर्स ऐसा होता, कुछ एंगल थीटा बना रहा होता, तो हम फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, एक कंपोनेंट हमको जो है एफ कॉस थीटा मिल जाता, किस डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा वी के डायरेक्शन में मिल जाता, और एक कंपोनेंट मिलता परपेंडिकुलर, उसको एफ साइन थीटा बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो वो खुद 90 डिग्री बना रहा है, और इस कंडीशन में इस फोर्स का इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर ये फोर्स करेगा क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नहीं न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहाँ पर क्या बोलता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है भैया, फोर्स कर सकता है वो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, पहला, यहाँ पर तो नहीं करेगा वो। दूसरा कि वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यस इट कैन चेंज द डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक गोली ली, एक बुलेट लिया और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज करके शूट कर दिया। इससे क्या होगा कि बुलेट की जो भी वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से जो है फोर्स डिसाइड होगा, और ये फोर्स जो है बुलेट की वेलोसिटी को कम नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, सिर्फ उसको गोल गोल घुमाएगा। तो हो सकता है कि आपने
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोली मारी और वो गोली मारने के बाद में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, बुलेट में चार्ज होने के कारण आपने उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ और वो गोली घूम के वापस आपकी खोपड़ी में। तो जब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये गोल गोल घूमेगा, फोर्स का कंट्रीब्यूशन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, और अगर जो है कोई चीज़ चेंज होती है तो वो डायरेक्शन है, इसलिए वो लगातार गोल गोल घूम के अपना कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है फोर्स के कारण। तो अब जो है हम क्या देखेंगे कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से भेजोगे उतना जो है मतलब इसमें, या जितनी कम वेलोसिटी से भेजोगे, इस वेलोसिटी के कारण गोले का रेडियस है वो डिसाइड हो सकता है। ठीक है, कि वो छोटा गोला बनेगा या बड़ा गोला बनेगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने दे के भेजी है वो वैसे ही रहेगी। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस मामले में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सबसे पहले इक्वेशन देखो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारा इक्वेशन है। हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है। रेडियस निकालने के लिए हम किसकी बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी को पता होगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाई r। mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी। साइन थीटा, तो साइन हम लोगों ने क्या एंगल कितना लिया हुआ है, 90 डिग्री, तो क्यू वी बी बोल देते हैं। चलो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यू वी बी 90 डिग्री लिया हम लोगों ने, क्या 90 डिग्री लिया हम लोगों ने वेलोसिटी का जो है फोर्स के साथ में एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल क्यू वी बी। ठीक है, अब जो जो चीज़ें कटेंगी काटो। यहाँ पे v² दिखाई दे रहा है, इस v² को इससे काट लो। उसके बाद में हमको और क्या दिखाई दे रहा है, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब अगर हमको रेडियस निकालना है तो हम रेडियस के लिए r को इधर ले आएंगे और ये QB को उधर ले जाएंगे। तो हमको रेडियस मिला mv डिवाइडेड बाई RB। अब ये m क्या है, उस पार्टिकल का जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। v क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। r क्या है, रेडियस, नहीं RB कैसे हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा mv बाई QB। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा QB। ठीक है, Q क्या है, उसमें कितना चार्ज है, और B क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ कि मैं अगर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाता जाऊंगा, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो रेडियस कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं उसकी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं उस पार्टिकल का मास बढ़ाऊंगा तो रेडियस कैसा होगा, बड़ा होगा। ये सारे के सारे रिलेशनशिप आपने समझे। अब देखो टाइम पीरियड, रेडियस के बारे में हमको पता चल गया, वेलोसिटी हमको पहले से पता है, और हमारे पास में इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा। और अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम जो है ये टाइम को यहाँ रहने देते हैं, और ये r की जगह पे हम अगर ये इक्वेशन डाल देते हैं तो देखो हम वेलोसिटी हमको पहले ही से पता है, हम लोगों ने किस वेलोसिटी में बुलेट को शूट किया है। तो ये टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2πr डिवाइडेड बाई v। अच्छा 2π को रहने दो, r का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, mv डिवाइडेड बाई QB। अब यहाँ पर से जो है हमको क्या पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया। मतलब गोली मारने के बाद में आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो घूम के क्या हो रहा है, वापस आ रहा है आपके खोपड़ी में लगने। अभी इस सिचुएशन में कितना टाइम है आपके पास में, वो यहाँ पे बताएगा। एक रिवॉल्यूशन, एक गोला कंप्लीट करने में, जैसे अर्थ को सन के अराउंड गोला कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे अलग से, तो उसी तरीके से हमारे इस चार्ज को एक सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से चालू करके वापस घूम के उसी पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये वही वाला टाइम है। अब देखो इसके बाद में अगली चीज़, यहाँ पर देख लो, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू 1/1 टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो अच्छा F जो है ये बच्चे लोग का खेल है ना, मतलब बच्चे लोग वाली बात है।
आप 12th में पहुंच गए हो, आप न्यू यूज़ करोगे तो न्यू इज इक्वल टू, इसको मिटाते हैं ढंग से, अब थोड़ा सा बड़े लोग टाइप बात करो भाई। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, और इसमें जो है t का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या निकाला, 2πmvb डिवाइड बाई क्यूबी। तो ये हो जाएगा 1/t है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्यूबी, ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, क्यूबी डिवाइडेड बाई 2πmv। ये देखो, ये 2π और mv, ये जो है भाई 1/t करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना, तो क्यूबी ऊपर जाएगा, 2πmv नीचे आएगा, और यहाँ से टाइम पीरियड पता चल गया। ये समझ में आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू जस्ट अ मोमेंट, इज इक्वल टू 2π और न्यू। ये न्यू क्या है, यही वाली फ्रीक्वेंसी है, तो 2π न्यू। तो यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, देखो 2π इंटू क्यूबी डिवाइडेड बाई 2π इंटू mv, और यहाँ से जो कटेगा काट देंगे, और हमको क्या मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइडेड बाई mv। कौन क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, चैप्टर खत्म मतलब ये वीडियो खत्म करने से पहले। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ गया। अब जो है मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आपको पता है कि चैडविक ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। तो ऐसा कोई तराजू नहीं है जो एक इलेक्ट्रॉन उठा के उसका मास कैलकुलेट करके बताए। तो आपको क्या लगता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया होगा? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोगों के आंसर सही हुए तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने चार्ज को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो चार्ज था उसको कैसे भेजा। उसको जब भेजा था तो बोला था कि देखो बेटा, दूसरे के घर जा रहे हो, अच्छे से रहना, बदमाशी नहीं करना, समय से खाना खा लेना, समय से सो जाना। ये जो है परफेक्टली 90 डिग्री बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड से, और इसलिए जो है हम लोगों को एक परफेक्ट सर्कल मिल गया। लेकिन गोली तो है, मेरी मर्जी है, मैंने सीधे मारने की बजाय थोड़ी टेढ़ी मार दी। और अब क्या हो रहा है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई एंगल थीटा हो जाता है, ये देखो ये, तो इसमें क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इनके बीच का जो एंगल थीटा है, तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे ना भैया। एक कंपोनेंट जो हमको गोल घुमाने के लिए सफिशिएंट जो है एनर्जी देगा, तो वो वाला कंपोनेंट v sin थीटा हो जाएगा, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली में जो है आगे बढ़ रहा होगा। तो अब वो गोला तो बनाएगा लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, और ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ता हुआ हमारा ये चार्ज जो है वो, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल। और स्पाइरल आप लोगों ने कहाँ देखा है? बाइंडिंग में। स्पाइरल आपने कहाँ देखा है? स्क्रू नट में। तो उस तरीके का जो है ये पाथ लेके इस तरीके से घूमता हुआ आगे बढ़ रहा होगा ये चार्ज, और उसको जो है हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। अब ये हेलिकल पाथ के लिए हम लोगों को करना बस ये है कि भैया ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच, और रेडियस इसकी होगी r, और उसके बाद में जो है हमको ये जानना है कि ये असल में आगे कैसे बढ़ रहा है। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और अभी जो है आप लोगों को काम यही करना है कि अपने दोस्तों को बताना है कि भैया रिवीजन चल रहा है, पूरे चैप्टर का चल रहा है, हर एक दिन वीडियो आ रहे हैं, और हमारा जो है कोर्स वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।